ऑनलाइन क्लासेस की इस श्रृंखला में हम आज प्राकृतिक वनस्पति का अगला भाग पढ़ेंगे। हमने प्रारंभ किया था प्राकृतिक वनस्पति, वन व वन्य जीव चैप्टर आरंभ किया था, जिसमें से हम वनों की सुरक्षा से संबंधित तथ्य पढ़ चुके थे, जिनमें हमने पढ़ा था कि भारत में आजादी के बाद पहली बार 1952 में वनों की सुरक्षा के लिए वन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी भी भूभाग के 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें एक बार 1988 में संशोधन हुआ, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास पर बल दिया गया था। तो वन नीति में एक बार सुधार हुआ है। इसके साथ हमने पढ़ा था 1981 में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थापित किया गया। राज्य हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के वनों में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में वनों की सुरक्षा से संबंधित आम लोग जागरूक हुए थे। यहाँ राजस्थान में आंदोलन के साथ साथ बलिदान भी हुए हैं। रूपावास का आंदोलन है, पोलावास, रूपावास, और हमने देखा था एक खेजड़ली आंदोलन। तो इन आंदोलनों के बारे में, बलिदानों के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही यहाँ पर जो हमारी रियासत काल थी, जिसमें जोधपुर रियासत द्वारा पहली बार वनों की सुरक्षा से संबंधित कदम उठाया गया और पहली बार अलवर रियासत ने कानून बनाया किसकी सुरक्षा को लेकर, वनों की सुरक्षा को लेकर। भारतीय वन अधिनियम 1952 पारित हुआ। उसी तहत राजस्थान सरकार वन अधिनियम 1953 में पारित किया। बाद में हाल ही में 2010 में 18 फरवरी 2010 में वन एवं पर्यावरण नीति लागू की गई। वन एवं पर्यावरण नीति लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य था, जिसके अनुसार राजस्थान ने 2020 तक में राज्य की कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर, 20% भाग पर वन का क्या रखा है, लक्ष्य रखा। तो 18 फरवरी 2010 को वन नीति लागू की गई, जिसके अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया, ये पूछ लिया हमने। तो कितने प्रतिशत, 20%। तो इसी श्रृंखला में हमने प्राकृतिक वनस्पति को अंतिम रूप में देखा था। प्राकृतिक वनस्पति जो हमने देखा था कि राज्य के कुल भूभाग, कुल वनों के किस प्रकार अलग अलग भागों में बटी हुई है और कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, जो हमने देखा था लास्ट में, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था प्राकृतिक वनस्पति जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह तापमान और वर्षा का क्या करती है, अनुसरण करती है, यानी कि जलवायु का अनुसरण करती है। जब हमने टॉपिक शुरू किया था, जलवायु टॉपिक हमने शुरू किया था, तो हमने देखा था कि यहाँ इस वाले क्षेत्र में, ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, उस क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर, जबकि अरावली और अरावली के पूर्व वाले भागों में हमने देखा था वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और एक माउंट आबू वाला क्षेत्र देखा था, जहां 150 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसी आधार पर राज्य के वन बटे हुए हैं, जो हमने अंतिम क्लास की अंतिम कड़ी में देखा था। हमने देखा था कि राज्य के पश्चिम में कुल वनों का कितने प्रतिशत, 6.26% भाग वनों का, कुल वनों का था। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति। उसी श्रृंखला की नेक्स्ट क्लास है ये हमारी वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति। 6.26% भाग पर है। यह राज्य के वनों का सर्वाधिक भाग 58.11% भाग रखता है, जबकि यह 28.38% भाग रखता है। और इसी का यह वाला भाग जिसको कहते हैं सागवान वन, यह 6.86% भाग रखता है। और यह सदाबहार वन कितना रखता है, 0.39% भाग वन रखता है। यह हमारा मरुस्थलीय वन है, जबकि यह हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या धोक वन जिसको कहते हैं, यह अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन। और इसी का भाग यह सागवान वन क्षेत्र, और यह कौन सा वन क्षेत्र है, सदाबहार वन क्षेत्र। क्रम से जमाइए, जैसे प्रश्न आ गए तब आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा। तो सबसे सर्वाधिक हमारे यहाँ पर कौन सा वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ग्रीष्म काल प्रारंभ होते ही वन क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, या इनको कहते हैं धोक वन। यह राज्य के कुल भाग के सर्वाधिक भाग पर फैले हुए। फर्स्ट नंबर पर क्रम से जमाइए, आरोही अवरोही क्रम में राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, ऐसा प्रश्न पूछ ले तब आपको ध्यान रखना है, या परसेंटेज पूछ ले। नेक्स्ट देखते हैं यह कौन से हैं, अर्ध सदाबहार पर्णपाती वन, ये पत्तियां गिरा देते हैं, पर्णपाती वन सेकेंड नंबर पर। और ये कौन से, थर्ड नंबर पर कौन से वन है, सागवान वन है। और ये कौन से वन है, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय
वन, या कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन। और ये कौन सा वन है? सदाबहार वन। यह राज्य के सबसे कम लगभग 126 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वन क्षेत्र है। सिर्फ कहां पर है यह? माउंट आबू सिरोही, सबसे कम। तो इस प्रकार के कोई प्रश्न यहां से पूछ ले आपको प्राकृतिक वनस्पति से, तो ये सीधे प्रश्न है। आरोही अवरोही क्रम में आपसे जमाने के लिए पूछ ले तो यहाँ पर आपको देखना है। आगे इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं प्राकृतिक वनस्पति से। एक तो हमें वृक्षों को लेकर पूछ लेता है, प्लास्ट पाया जाता है, धूप पाए जाते हैं, या इस तरीके के प्रश्न पूछ ले, या फिर प्रश्न पूछ लेता उत्पाद पूछ लेता है, वृक्षों से संबंधित खसखस घास के बारे में पूछ ले, अंजन करण धामन घासों के बारे में पूछ ले, या खसखस के बारे में पूछ ले, इत्र इससे प्राप्त होता है, पेय पदार्थ प्राप्त होता है इससे हमें ठंडाई वगैरह बनाने में, या गोंद के बारे में पूछ ले हमें, तेंदुपत्ता के बारे में पूछ ले हमें, टसर कृषि के बारे में पूछ ले। तो इस प्रकार के वृक्षों के उत्पाद पूछ ले, या फिर हमारे राजकीय वृक्ष या राजकीय पुष्प के बारे में पूछ ले। तो प्रश्न यहाँ से अंदर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम एक एक के साथ में करेंगे। या फिर अभी एक जो चला है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक नामों की तरह नाम है, जैसे देखें हम इस वाले क्षेत्र की जो वनस्पति इसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद या 05, जैसे अभी लाइब्रेरी में पूछ लिया था। यहीं पर मरुद्भिद या 05 वनस्पति, यहीं पर एक जैसलमेर में शैलोदभिद, चट्टानों पर या गुफाओं में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शैलोदभिद। जैसलमेर जिले में जाल वृक्ष उगता है, शैलोदभिद वनस्पति। इस तरह के प्रश्न पूछ ले। या हम देखें यहाँ पर लवणोदभिद, यानी कि लवणीय मृदा में हमने जब मृदा पढ़ी थी तो पढ़ी थी लोणी बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? लवणीय मृदा। तो लवणोद्भिद वनस्पति पाई जाती है, तो लोणी बेसिन है, सांबर झील है, यहाँ पर कौन सी? लवणोद्भिद। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए हमें। शैलोद्भिद वनस्पति पाई जाती है राज्य में, लवणोद्भिद वनस्पति पाई जाती है राज्य में। मरुद्भिद तो स्पष्ट है, नाम से पता चल जाएगा, लेकिन वो 05 वनस्पति पाई जाती है, जैसा लाइब्रेरी में पूछा गया था। एक होता आदिपादप, जो हवा में लटकते हुए, जो किसी वृक्ष या वनस्पति के सहारे उगती हैं, बेलें वगैरह होती हैं, ये अलवर में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो आदिपादप वनस्पति का संबंध किस जिले से? इस प्रकार के प्रश्न आए। आदिपादप वनस्पति है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न आए उन सब का हम सॉल्यूशन आज पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे हमारे पास इस कोचिंग से जुड़े हुए लगभग कितने ही सालों से कितने ही विद्यार्थी हैं, और कुछ ने सफलता हासिल कर ली, कुछ सफलता की कड़ी में अभी भी प्रयासरत हैं, कुछ सफल व्यक्ति और आगे के प्रयास में हैं। तो निश्चित हमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्ययन आवश्यक होता है। निरंतर अध्ययन, अब हमें लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम क्लासेस नहीं हो रही हैं तो सब हमारी तरह घर बैठे होंगे, सब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जो भी विद्यार्थी ने सोच लिया है कि मुझे ये बनना है, तो उसकी पढ़ाई निरंतर अभी भी जारी है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहा हो, चाहे पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहा हो। तो मेरा अपने विद्यार्थियों से, जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं, इन सबसे अनुरोध है कि आप पढ़ना जारी रखें। निश्चित यह लॉकडाउन खुलेगा, भर्तियां निकलेंगी। निश्चित अगर आपको सफल होना है, जल्दी से एक ही प्रयास में या प्रथम प्रयास में ही सफल होना है, तो इन लॉकडाउन का फायदा उठाएं। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आसपास वाले भी कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, पता ही नहीं, तो पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी प्रयासरत है। हर एक जिसने ये सोचा है कि मुझे ये करना है, वो ठान रखा है, उसकी पढ़ाई जारी है। आप अपने आसपास को देखकर उनकी तरह ढलने की कोशिश न करें, आप अपने आप में परिवर्तन लाएं, आप पढ़ना जारी रखें, निश्चित सफलता मिलेगी। और आपके पढ़ाई में हम भी योगदान देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, निश्चित आप सफल होंगे। बस आप लगातार प्रयास जारी रखें। ऐसा नहीं कि क्लासेस स्टार्ट होंगी और मैं यहाँ से या वहां से या कोचिंग लेकर मैं पढ़कर मैं पास हो जाऊं, तो तुरंत पढ़कर पास होना संभव नहीं है। आप प्रयास अभी से जारी रखें। लॉकडाउन के दिनों में हमारे पास कोई कार्य नहीं है, तो निश्चित इस कार्य को आप बड़ी मेहनत लगन के साथ करें। मेहनत के साथ साथ में आपको क्या पढ़ना है ये भी ध्यान रखें। लोक लुभावने ये जो आती हैं बातें, उनमें न जाएं, और आपको वस्तुनिष्ठ जो हमारे काम की चीज है वही पढ़नी है, बेहतर पढ़नी है। निश्चित आप सफल होंगे। तो हम आगे चलते हैं, हम देख रहे हैं इनके बारे में, एक एक को हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस मरुस्थलीय वन के बारे में। मरुस्थलीय वन की चर्चा करें तो यहाँ पर वर्षा में देखा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और हमने मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया था। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा का पश्चिमी क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा 25 से कम होती है,
जबकि यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसलिए इसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये कैसे वन है? अर्ध शुष्क वन। मरुस्थलीय वन दो भागों में बटे हुए हैं, शुष्क वन और अर्ध शुष्क वन। शुष्क वन, अब फर्स्ट देखते हैं हम शुष्क वन। हमने क्षेत्र भी पढ़ रखा था शुष्क वन। यह वाला क्षेत्र मुख्यतः जिला कौन सा होगा? जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिम कौन सा है हमारा? बीकानेर, और उत्तर पश्चिम कौन सा है हमारे पास? बाड़मेर। इन जिलों में जो वनस्पति पाई जाती है जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, कैसे हैं? शुष्क वन। वर्षा यदि 25 सेंटीमीटर से भी कम हो तो आप सोच लें कि वहां पर वृक्ष होना संभव नहीं है। यहाँ पर घासें पाई जाती है या छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं जो अधिक शुष्कता को क्या कर सके? सहन कर सके, कई दिनों तक बिना जल के भी रह सके। तो इस क्षेत्र की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, कौन सी वनस्पति? शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति। शुष्क वनस्पति में देखिए हम क्या क्या पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से कैक्टस, नागफनी, ग्वारपाठा व बबूल। एक ग्वारपाठा जिसे हम क्या कहते हैं? एलोवेरा, जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, सौंदर्य साधन में या औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। एलोवेरा, वही ग्वारपाठा, कैक्टस, नागफनी, ग्वारपाठा और बबूल, ये यहाँ के मुख्य क्या है? झाड़ियां हैं। जबकि यहाँ पर अंजन, धामण, करण, सेवण, ये क्या है? घासें हैं। ये इस क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है? घासें हैं। कैक्टस गार्डन है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कौन सा गार्डन है? कैक्टस गार्डन है। हमारा जो जीवाश्म उद्यान है, जीवाश्म उद्यान कहां पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान पढ़ेंगे हम। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिले के मध्य में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक कैक्टस गार्डन स्थित है। कैक्टस गार्डन का संबंध किससे है? जैसलमेर जिले से है। जैसलमेर जिले के और डीप पूछी जाए तो कौन सी? कुलधरा गांव से संबंध है कैक्टस गार्डन का। तो कैक्टस, नागफनी, ग्वारपाठा को हम क्या कहते हैं? एलोवेरा। ये कहाँ का? शुष्क मरुस्थलीय पौधा है। अंजन, धामण, करण, सेवण जैसी क्या है? घासें पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी में जो सेवण घास लिखी है, इस सेवण घास की विशेषता देखते हैं। सेवण घास जो घासों में सर्वाधिक पौष्टिक घास है। घासों में सर्वाधिक कौन सी घास है? पौष्टिक घास है। तो घासों में सबसे ज्यादा पौष्टिक घास। और इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। हमसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है लसिया रोसेडिकस। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? लीलण कहते हैं। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? लीलण कहते हैं। किसे? सेवण घास को। सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो पोखरण के आसपास। कहां पर पाई जाती है? पोखरण के आसपास। कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज में पाई जाती है। हमने पढ़ा था लाठी सीरीज भूगर्भिक जल की पट्टी पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य। यहाँ पर भी हमने सेवण घास के बारे में अध्ययन किया था। तो सेवण घास याद रखना है। अंजन, करण, धामण, सेवण घासें हैं। सेवण घास पौष्टिक घास है। लसिया रोसेडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय लोग इसे लीलण के नाम से जाने जाते हैं। और यह सर्वाधिक कहां पर है? पोखरण के आसपास। या फिर विशेष क्षेत्र दे तो हमें कौन सी सीरीज देगा? लाठी सीरीज दे सकता है। तो इस प्रकार हमने इस क्षेत्र की वनस्पति को पढ़ा। ऐसी वनस्पति को या मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति या इसी को कहा जाता है, जो इंपॉर्टेंट अभी भी आया था हमारे एग्जाम में, जीरोफाइट वनस्पति का संबंध। तो मरुस्थलीय वनस्पति को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। यहां से एक और शब्द इंपॉर्टेंट है, यहां पर शैलोद्भिद वनस्पति पाई जाती है। जैसलमेर जिले में शैलोद्भिद यानी कि चट्टानों पर उगने वाली, चट्टान या गुफाओं पर उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद वनस्पति कहते हैं। तो नया शब्द यदि देता है मरुद्भिद की तरह तो हमें दिया जाएगा शैलोद्भिद वनस्पति के बारे में। शैलोद्भिद वनस्पति स्पेशल अगर जिला मिला तो जैसलमेर जिले में चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पति। कहां पर पाई जाने वाली? चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पति। कौन सी वनस्पति? शैलोद्भिद। एक बार आ चुका है, शैलोद्भिद वनस्पति कहते हैं। तो चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद। यदि प्रश्न आए तो कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर में एक वृक्ष है जाल वृक्ष। कौन सा वृक्ष?
जाल वृक्ष। ये कौन सा वृक्ष है? जो चट्टानों पर उगता है। आमतौर पर चट्टानों पर पौधे का जीवन नगण्य होता है, क्योंकि चट्टानों में क्या अप्रवेश गम्य होती है, जिसमें जल और वायु की मात्रा नगण्य होती है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन शैलोद्भिद चट्टानों पर कौन सा वृक्ष उगता है? जाल वृक्ष उगता है। और किस जिले के लिए जाना जाता है? यह जैसलमेर जिले का। तो एक प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है शैलोद्भिद वनस्पति को लेकर। तो इस क्षेत्र में हमें याद रखना है तो मरुद्भिद वनस्पति या फिर ज़ीरोफाइट वनस्पति, या फिर इस क्षेत्र का हमने एक मुख्य चीज पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? शैलोद्भिद वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। मुख्य चीजें हमने पूरे हमारे शुष्क मरुस्थलीय भाग के हमने अध्ययन करने का प्रयास किया है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष, उनकी उपयोगिता के बारे में हमने अध्ययन किया। ग्वारफाटा कैसा है? औषधीय पौधा है, ज्यादातर इसका सौंदर्य साधनों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं मरुस्थल का ही एक और भाग है अर्धशुष्क भाग। हमने पढ़ा था जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ा था, हमने पढ़ा था अर्धशुष्क बेसिन में हमारे पास 4 बेसिनें पढ़ी थी हमने, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन, नागौर बेसिन और लूणी बेसिन। क्योंकि यह भूभाग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। कितनी वर्षा प्राप्त करता है? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर वृक्ष तो पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पत्तियां कैसी होती है? कांटेनुमा होती हैं। पत्तियों का रूप कैसा हो जाता है? कांटेनुमा हो जाता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए यह पत्तियां अपने आप क्या किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? कांटेनुमा रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कम वाष्पीकरण होता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होने के कारण यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थल का ही भाग है, यह हमने पढ़ा था। तो ये कौन सी बेसिन है हमारे पास? घग्गर बेसिन में पाई जाती है। घग्गर बेसिन के बाद में शेखावटी बेसिन में, शेखावटी बेसिन के बाद में नागौर उच्चभूमि, नागौर उच्चभूमि, और लास्ट कौन सी बेसिन है? लूणी बेसिन। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति का ही कौन सी? अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति यह पाई जाती है, जहां पर वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। पत्तियां कैसी होती हैं? कांटेनुमा होती हैं। इस क्षेत्र के मुख्य वृक्षों की बात करें, मुख्य वृक्ष देखते हैं हम इस क्षेत्र के, तो सबसे पहला है खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, खेर, बबूल, ये यहाँ के क्या है? मुख्य वृक्ष हैं, जिन सब की पत्तियां लगभग कैसी होती हैं? कांटेनुमा होती हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में, एक एक के इंपोर्टेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर एक घास पाई जाती है ताल छापर चूरू में, जो घास का नाम है मोचिया साइप्रस या माचिया साइप्रस। मोचिया साइप्रस ये क्या है? घास है। कैसी घास है? यह कोमल घास है। कोमल घास जो कहां पर पाई जाती है? ताल छापर चूरू में, ताल छापर चूरू में। यहां घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। घास, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो भी घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। शेखावटी वगैरह क्षेत्रों में घास के मैदान को बीड़ कहा जाता है। मोचिया साइप्रस घास है, कोमल घास है, और ताल छापर चूरू में सबसे ज्यादा पाई जाती है। काले हिरण या चिंकारा की मुख्य भोजन है। काला हिरण या चिंकारा की क्या है? मुख्य भोजन है। अब हम आगे देखते हैं एक वृक्ष के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम खेजड़ी के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं, तो हम एक एक वृक्ष की चर्चा करते हैं। सबसे पहले खेजड़ी की चर्चा करते हैं। खेजड़ी है ना, यहाँ पर खजूर भी है, हम देखें बेर है, ठीक है। खेजड़ी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष। खेजड़ी क्या है? हमारा राजकीय वृक्ष। कब दर्जा दिया गया? ये हमसे पूरी डेट पूछी जा सकती है। 31 अक्टूबर 1983 में इसको काय का दर्जा दिया है? राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया। पूरी डेट याद रखनी है। आजकल एक थोड़ा नया वापस से शुरू हो गया ट्रेंड डेट्स को लेकर, और डेट्स भी कैसे पूछी जाती है? पूरी पूछी जाती है। वहां पर अक्टूबर भी नहीं, पूरा अक्टूबर 2 दे रखे होंगे, 10 अक्टूबर 20 अक्टूबर ऐसा भी दे रखा होगा। तो याद रखना है, पूरी डेट याद रखनी है। 31 अक्टूबर 1983 को इसको राजकीय वृक्ष का दर्जा दे रखा। इसे स्थानीय भाषा में शमी, जांटी, सिमलो,
आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे शमी, जांटी और सिमलो आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे राजस्थान गौरव या मरुस्थल का या कल्प वृक्ष कहा जाता है। मरुस्थल का क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान या मरु कल्प किसे कहा, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो हमें याद रखना है, इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजकीय वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को शमी, जांटी और सिमलो आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसी की आगे और चर्चा करते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसे लूम कहा जाता है। इसके चारे को लूम कहा जाता है, जबकि इसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। इसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है, पत्तियां, और इसकी फल को सांगरी कहा जाता है। फल को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। राजस्थान की 5 सब्जियां जिनको पंचकुटा कहा जाता है, सांगरी की शामिल है और किसकी शामिल है? केर की भी शामिल है। पंचकुटा में शामिल है। इस फल को क्या कहा जाता है? सांगरी कहा जाता है। सूखे हुए फल को खोखा कहा जाता है। खोखा, सूखे हुए फल को क्या कहा जाता है? खोखा कहा जाता है। इसकी विजयादशमी यानी दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दशहरे के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आपसे प्रश्न ये लोक कला संस्कृति से पूछ लिया जाए तो विजयादशमी या दशहरे को इसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। और इसके नीचे दो लोक देवताओं की पीठ होती है, गोगा जी। ये लोक कला संस्कृति से संबंधित है। आप और इसको लोक कला संस्कृति में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। गोगा जी व जुझार जी, इन दोनों देवताओं, लोक देवताओं की क्या है? इनके नीचे पीठ होती है। तो किस वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं? तो गोगा जी। और किस वृक्ष के नीचे? तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी व जुझार जी लोक देवताओं की पीठ होती है। नेक्स्ट बात करें, सबसे प्राचीन जो वृक्ष है, सबसे प्राचीन खेजड़ी वृक्ष है वो मांगलियावास कहां पर? अजमेर में सबसे प्राचीनतम खेजड़ी है। प्राचीनतम खेजड़ी कहां पर है? मांगलियावास में। प्राचीनतम खेजड़ी वृक्ष मांगलियावास में है, जहां पर हरियाली अमावस्या क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। लोक कला संस्कृति से सब संबंधित है। मैंने फिर भी चर्चा कर दी। हमारा काम तो थोड़ा सा इसके बारे में, वनस्पति के बारे में, उपयोगिता या वैज्ञानिक नाम से संबंधित है। इसकी वैज्ञानिक नाम की बात चर्चा कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रिसोपिस सिनेरेरिया। प्रिसोपिस सिनेरेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रिसोपिस सिनेरेरिया। किसका वैज्ञानिक नाम? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। और खेजड़ी, प्राचीनतम खेजड़ी कहां पर है? मांगलियावास अजमेर में, जहां पर हरियाली अमावस्या को क्या करता है? मेला भरता है। इसकी सुरक्षा के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया था। तो ऑपरेशन खेजड़ी इसी से संबंधित एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन खेजड़ी अभियान। कब चलाया गया था? तो 1991 में चलाया गया था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इन सभी का। आपके जब भी नोट्स बनाएं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हम जो पढ़ रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा आप लिंक से चलकर एक बार वापस रिवाइज करके आपके नोट्स के हिसाब से उतार लें। मैं बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इधर का उधर होगा, तो आप सब एक करके और वापस से अपने नोट्स में अच्छा व्यवस्थित कर लें। ठीक है, तो देखें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और सारी हमने किसकी विशेषताएं पढ़ी हैं? खेजड़ी की विशेषताएं पढ़ी हैं। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट वृक्ष की बात करते हैं, रोहिड़ा की। नेक्स्ट आता है हमारा राजकीय पुष्प। तो हमने पढ़ा राजकीय वृक्ष के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट पढ़ रहे हैं राजकीय पुष्प के बारे में। इसे भी 31 अक्टूबर 1983 को काय का दर्जा दिया गया है? राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। इसे मारवाड़ का सागवान या मारवाड़ का टिक कहा जाता है। यह भी सागवान की तरह मजबूत लकड़ी वाला होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सागवान, मरुस्थल का सागवान। तो रोहिड़ा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसे काय का दर्जा है? राजकीय पुष्प का दर्जा दे रखा है। ठीक है, तो एक राजकीय वृक्ष था, दूसरा राजकीय पुष्प है। ये भी सेम डेट को है, इसलिए आपको एक ही याद रह जाए तो भी हो जाएगा। 1983 में इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में। तो इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ या मरुस्थल का टिक। मारवाड़ या मरुस्थल का टिक या
सागवान कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। ये क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। लगभग अर्धशुष्क मरुस्थल में सभी जगह मिलता है। खेजड़ी की बात करते हैं हम, खेजड़ी के बारे में आपको स्पष्ट पूछ लिया जाए सर्वाधिक किस जिले में मिलता है, खेजड़ी की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक किस जिले में मिलता है तो नागौर में। ये क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में। और जिला पूछा जाए तो कहां पर, नागौर में सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, खेजड़ी वृक्ष मिलते हैं। ये भी लगभग सभी जगह मिलता है, लेकिन खेजड़ी के बारे में स्पेशल पूछ ले आप लोग के कहां पर पाया जाता है, तो खेजड़ी सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर पश्चिम राजस्थान। या फिर जगह न देकर पूछा जाए आपको तो कौन से जिले में, नागौर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने दोनों को देख लिया, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प। केर की बात करें तो केर ये पंचकुटा में इसकी सब्जी शामिल की जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है खेर। देखिए खेर है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय वृक्ष है, लेकिन सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है, उदयपुर जिले में पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है, उदयपुर जिले में पाया जाता है। और उदयपुर जिले में इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, कत्था प्राप्त करते हैं, जो पान पे लगाया जाता है कत्था प्राप्त करते हैं, जो औषधि के रूप में भी प्रयोग में आता है। कत्था खेर की छाल, एग्जाम में लिखा हुआ छाल, तना या लिखा हुआ इसकी लकड़ी से प्राप्त करते हैं। छाल, तना या लकड़ी से प्राप्त करते हैं। कत्था किससे प्राप्त करते हैं तो खेर के छाल, तना या लकड़ी से प्राप्त करते हैं। कौन सी जनजाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा, कथोड़ी जनजाति द्वारा कत्था एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। कत्था खेर के छाल, तना या लकड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने खेर पढ़ा, सर्वाधिक कहां पर, उदयपुर जिले में। बबूल, इससे हम क्या प्राप्त करते हैं, बबूल से हम गोंद प्राप्त करते हैं। बबूल से क्या प्राप्त करते हैं, गोंद प्राप्त करते हैं, जिसको औषधि के रूप में और भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। खाने में भी इसको काम में लिया जाता है। तो गोंद के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा जाए तो चौहट्टन बाड़मेर। चौहट्टन बाड़मेर किसके लिए जाना जाता है, गोंद के लिए जाना जाता है। तो हमसे पूछा जाए बबूल के बारे में तो ये है हमारे पास। खजूर देखें तो बीकानेर, बाड़मेर यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। बीकानेर में खजूर एवं बेर अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र, दोनों ही कहां पर है, बीकानेर में है। तो इस क्षेत्र के हमने मुख्य वृक्षों के बारे में, एक मुख्य घास के बारे में पढ़ लिया। घास के मैदान को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। एक यहाँ पर भी इसी प्रकार का नाम है, जिस प्रकार हमने पढ़ा था शैलोद्भिद पढ़ा, हमने मरुद्भिद पढ़ा या ज़ीरोफाइट पढ़ा, उसी प्रकार का एक और इंपोर्टेंट नाम है यहाँ इस क्षेत्र को लेकर, वो है लवणोद्भिद वनस्पति। आपसे पूछ ले लवणोद्भिद वनस्पति। तो लवणोद्भिद वनस्पति का संबंध किससे होगा, जहां पर मिट्टियों में क्या पाया जाता होगा, लवण पाए जाते होंगे। और हमने पढ़ा था लूणी बेसिन में कच्छ के रन से आने वाले नमक के कण पाए जाते हैं, तो लूणी बेसिन, और लूणी बेसिन के साथ साथ में वह सांभर झील के आसपास, सांभर झील के आसपास पाई जाने वाली वनस्पति कैसी होती है, लवणोद्भिद वनस्पति होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपोर्टेंट शब्द आया है लवणोद्भिद। हमने तीन चार शब्द यहां से याद रखने हैं राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति से, जो भी ट्रेंड चल रहा है। मरुद्भिद वनस्पति हमने पढ़ी, जिसको ही हमने कहा था ज़ीरोफाइट। एक हमने पढ़ा इसके बाद में जो शैलोद्भिद और जाल वृक्ष पढ़ा हमने। शैलोद्भिद का संबंध किससे है, जैसलमेर से। नेक्स्ट हमने पढ़ा, अभी जो पढ़ा वो कौन सा है, लवणोद्भिद। तो अभी तक हमने 3 नई चीजें देखी यहाँ पर इस चैप्टर से, जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। और अभी हाल ही में लाइब्रेरी में ज़ीरोफाइट के बारे में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है लवणोद्भिद वनस्पति। लवणोद्भिद वनस्पति लूणी बेसिन के आसपास, लूणी बेसिन में व सांभर झील के आसपास जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी वनस्पति है, लवणोद्भिद वनस्पति है। इसी प्रकार हम जब पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के जो अरावली के पूर्व वाले भाग में, जहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, धोप वनस्पति या अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो राज्य के सर्वाधिक भाग पर है, जो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, जहां धोप वृक्षों की बहुलता पाई जाती है। साथ में ही इस क्षेत्र में आधिपादप वनस्पति पाई जाती है। इसी तरह का एक और शब्द है आधिपादप वनस्पति, जो हवा में लटकते हुए, यानी कि किसी वनस्पति के सहारे उगने वाली वनस्पति, जो सबसे ज्यादा कहां पर है, अलवर जिले में। तो नेक्स्ट हम आगे चर्चा करेंगे, इसी प्राकृतिक वनस्पति का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। साथ में ही हम नवीनतम आंकड़े 16वीं वन रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़े लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।